नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चनों के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूं। पूरे वीक का मैं आपको देने वाला हूं क्योंकि ये आपका वीकली सेशन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से वो लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं आपने कितना अच्छा क्या है। वही क्वेश्चन आपके लिए हैं जो पूरे वीक मैंने आपको कराए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए ये लीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी और इसके बाद है आदित्य बिरला समूह। तो दोस्तों आपके सामने है ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जो पूरे हफ्ते आपको कराए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसका आप बात करेंगे तो इस के लिए जो ठेका लिया है वो भाग लिया था इसमें 7 कंपनियों ने, जिसमें से 4 के यहाँ पर नाम दिए गए और इनमें से यह ठेका किसको मिला हुआ है? इसका राइट आंसर ए होता है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है और यह ठेका आपका मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, जिसमें 861 करोड़ रुपए की बोली लगा करके हासिल किया गया है। ये लीजिएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड टाटा ग्रुप को नया संसद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, यह कॉन्ट्रैक्ट आपका 861.9 करोड़ रुपए में मिलकर के मिला है और इसमें बताया गया। बता दें कि संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस में 7 कंपनियां की बोली लगाई गई थी। प्रोजेक्ट के 1 साल में पूरे होने की संभावना है। CPDBU के डी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया था। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर 940 करोड़ रुपए आने लागत का यहाँ पर अनुमान लगाया था, लेकिन यहाँ पर अब पूरा 79 करोड़ लगभग कम हो गया है और यहाँ पर ये ठेका गया है 861.9 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। ये लीजिएगा, केंद्र सरकार ने बिहार में निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसमें अगर बात कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एम्स जो हॉस्पिटल है जैसे वो दिल्ली में है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से बहुत सारे बहुत दूर दूर के लोग आपके दिल्ली आते हैं और दिल्ली उन्हें आना पड़ता है। तो दोस्तों अभी इस पहल को करते हुए केंद्र सरकार ने बिहार में एक एम्स बनाने की स्थापना किया और वह स्थापना कहां पर की गई है? ये है इसका राइट आंसर सासाराम, दरभंगा, डेहरी, आनसौन या औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है दरभंगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर दरभंगा में एम्स की स्थापना की जाएगी। लीजिएगा पढ़ते हैं इसके बारे में। दरभंगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र द्वारा अनुमोदित की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर नए एम्स के निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है एम्स बिहार में बन रहा है, दरभंगा में बन रहा है और इसमें आ रही है लागत 1264 करोड़ रुपए की और लगभग जो 4 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेस ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चीन से दे दिया है इस्तीफा किस देश के यहाँ पर राजदूत ने? तो दोस्तों इसके राजदूत की अगर बात करते हैं नेपाल है, रूस है, अमेरिका है या जापान है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका अमेरिका के। जी हाँ, अमेरिका के राजदूत ने दिया है इस्तीफा। जी हाँ, और वह भी नवंबर तक बने रहेंगे वहां पर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा पढ़ते हैं इसके बारे में। अमेरिका, चीन से अमेरिका राजदूत टेरी ब्रांस्टेस ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। टेरी पिछले 3 साल से बीजिंग में थे। बताया जा रहा है कि टेरी नवंबर में आने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश लौट आएंगे। अमेरिकी राजदूत का यह इस्तीफा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों ही देश के बीच कई मोर्चों पर तनाव चरम पर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राजदूत ने दिया है यहाँ पर इस्तीफा, अमेरिका के राजदूत ने, और जब दोनों के बीच में तनाव है इस बात को लेकर के, क्योंकि कोविड-19 का मसला चला हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये था बहुत महत्वपूर्ण, आपने इसको सीखा होगा बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए।
हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना की। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसी महामारी में सभी के काम यानी कि सभी धंधे अस्त व्यस्त हो चुके हैं, पूरी राज्य व्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, काम लोगों के पास में नहीं है, बड़ी मरम्मत स्थिति में आप देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर देश सहारा लगा देता है, सरकार सहारा लगा देती तो बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर किस देश की सरकार ने अपनी जनता के लिए फ्री वैक्सीन देने का काम जो शुरू किया है वो है आपका अमेरिका है दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका ने फ्री वैक्सीन देने की योजना शुरू कर दी है। तो लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। वैक्सीन के वितरण में पटेंगन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी की वैक्सीन का टीका लगाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमेरिका में ये मुफ्त में टीका शुरू कर दिया गया है। ये एक वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं आप अगले क्वेश्चन को कितने अच्छे से तरीके से करने वाले हैं। चलिएगा, ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल और चीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका इजराइल होता है। चलिए पढ़ते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लैंड में हुए इस समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद उल नहयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लतीफ बिन राशिद अल अजानी मौजूद थे। बता दें कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यूएई और बहरीन क्रम तीसरे और चौथे अरब देश हैं। इससे पहले मिस्र ने 1969 में 1979 में और उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने शांति समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों चलिएगा बढ़ते हैं आगे इस तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर इसका राइट आंसर ए था, इजराइल को आपने चुना है। ये लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में। DPIIT ने किस तारीख तक खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा दी है? 1 जनवरी 2021 तक के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 1 जनवरी 2021 है और यह तारीख कोविड-19 को लेते हुए बढ़ा दी गई है, जबकि यह पहले सितंबर तक रखी गई थी। दोस्तों अब सितंबर आपका निकल चुका है लगभग और यह बढ़ा करके 1 जनवरी 2021 तक इसे कर दिया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है कि खिलौने आदेश 2020 के कार्यान्वयन की तारीख को बढ़ाकर 1 जनवरी 2021 कर दिया गया है। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे तरफ, ले लीजिएगा। इससे पहले मानकों के अनुपालन के क्रियान्वयन की तारीख 1 सितंबर 2020 थी। घरेलू निर्माताओं द्वारा मानकों के साथ तालमेल बिठाने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने 35 लाख MSMEs को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आप देख सकते हैं उत्तरी हिस्सा गुजरात है। आप देख सकते हैं किस राज्य सरकार ने, राज्य की बात करें, किस राज्य सरकार ने अपने 35 लाख MSMEs को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर आपका होता है दोस्तों गुजरात। ये लीजिएगा, बढ़िएगा आगे तक। गुजरात सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत राज्य का लक्ष्य है आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और राज्य के 35 लाख सूक्ष्म लघु उद्यमों
को क्षमता निर्माण और बाजार सहायता प्रदान करना है। इससे पहले राजस्थान ने MSMI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए CDB के साथ साझेदारी की थी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 35 लाख के लिए क्या गया है और गुजरात सरकार ने इसको समझौते को करा है। जी हाँ, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विज्ञान विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो यहाँ पर ओजोन फॉर लाइफ है। तो दोस्तों ओजोन परत होती क्या है? पृथ्वी पर सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और वापस ब्रह्मांड में भेज देती है। यह ओजोन परत आपकी 20 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक वायुमंडल में पाई जाती है, जिसे समताप मंडल कहा जाता है, जिसका 10% भाग लगभग क्षौमंडल में है और 90% भाग लगभग इसका समताप मंडल में होता है। दोस्तों ये लीजिएगा, बढ़ते हैं इसके आगे और लेते हैं इसके बारे में। विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को 28 देशों द्वारा 22 मार्च 1985 को अपनाया गया और इस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। दोस्तों चलिएगा, इस वर्ष का विषय ओजोन फॉर लाइफ है। यह वर्ष वियना कन्वेंशन के 35वें वर्ष और वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्षों के भी चिन्हित करता है। ये लीजिएगा, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI बैठक आयोजित की है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल बैठक आयोजित की है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये लीजिएगा, 16 सितंबर 2020 को 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअली यह आयोजित की गई है। जी हाँ, यह बैठक आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार होती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में पारित किया गया कौन सा विधेयक DGCA, BCAS और AAIB जैसी विमानन एजेंसियों को संवैधानिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है? विमान विधेयक 2020। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका है विमान संशोधन विधेयक 2020 है। राज्यसभा ने हाल ही में विमान विधेयक 2020 पारित किया है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेश किया था। इस वर्ष मार्च में लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका मंजूरी हो चुकी है। यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB जैसी विमानन एजेंसियों को संवैधानिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसमें उल्लंघन के लिए भारी सजा का भी प्रस्ताव है। दोस्तों ये लीजिएगा, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यहाँ पर 74% है, 55% है, 60% है या 65% है। दोस्तों दोस्तों आप इसका बताने वाले हैं आंसर क्या होगा। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेश कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 74% इसका राइट आंसर आपका होता है। दोस्तों ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका 74% है। 74%। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने बृहस्पतिवार को रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना जारी की। DPIIT ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियमों के अनुसार विदेश कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेगी और इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी यह पहले जो होता था ये 49% था, लेकिन अब बढ़ करके ये है 74% कर दिया गया है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने बृहस्पतिवार को रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना की जारी। DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी विदेश निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार विदेश कंपनी बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेगी और इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? भारत, फ्रांस, बेल्जियम या जापान? तो दोस्तों आप बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? भारत, फ्रांस, बेल्जियम और जापान। तो दोस्तों ये देखेगा इसमें इसका राइट आंसर आपका होता है बेल्जियम। जी हाँ, बेल्जियम ने पहला स्थान यहां पर प्राप्त किया है। निशान ये लीजिएगा, बेल्जियम। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राजील क्रम दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड चौथे तथा पुर्तगाल पांचवें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा। मौजूदा यूरोपीय और यूएफ नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व कप में जवान कतर की रैंकिंग 55 है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो अब की बार मेजबानी की है वो कतर ने की है और कतर का यहाँ पर 55वां स्थान आता है। दोस्तों हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सरबरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार या बसाबा गुप्ता? तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सरबरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार, मसाबा गुप्ता? तो आप देख सकते हैं इसमें इसका राइट आंसर आपका होता है सरबरी दत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ये लीजिएगा सरबरी दत्ता। सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सरबरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। वह 63 वर्ष की थी। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी सरबरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। सरबरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सुनैया बनाया, जिसकी कई दुकानें कोलकाता में हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कई दुकानें कोलकाता में चल रही हैं जिनके ब्रांड का नाम है सुनैया, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? नेपाल, चीन, रूस और भारत? तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इसमें 116वां स्थान कौन से देश को मिला है? तो इसमें आप देख सकते हैं नेपाल है, चीन है, रूस है, भारत है। तो अगर 100 से नीचे की आप बात करें तो सीधा सीधा पकड़ लीजिएगा, वो आपका भारत आ जाता है। ये लीजिएगा, भारत इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116 स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नो स्टिक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका होगा सुरेश रैना। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका सुरेश रैना होता है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नो स्टिक ने क्या है क्रिकेट को अपना एम्बेसडर चुना है सुरेश रैना को। ये लीजिएगा, पढ़ते हैं इनके बारे में। सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नो स्टिक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेटर अभियान नो देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नो स्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। वो बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं। वो घरेलू क्रिकेटर के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलता है और इंडियन प्रीमियम के लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के उप कप्तान रहे हैं। दोस्तों दोस्तों आज की क्लास के लिए यह था आपका पूरे हफ्ते से उठाए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा, आपको कैसे लगे, आपने कैसा इसका परफॉर्मेंस क्या है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ कल सुबह 7:20 पर अपनी क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।